Good morning. Hello students. I Dr. Kumari Bharti. Today we will talk about the concept of ऋता. आज हम लोग बात करेंगे कि ऋत क्या है. तो ये जो हमारा ऋत का कॉन्सेप्ट है, ये इंटरमीडिएट फिलॉसफी के स्टूडेंट, यूजी के स्टूडेंट और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह पढ़ना है कि ऋत क्या है. ऋत, ऋग्वेद में ऋत को देवता की संज्ञा दी गई है. इसे समस्त चराचर विश्व का आधार माना गया है. माना जाता है कि ऋत के ही कारण समस्त जगत में एक व्यवस्था, एक नियमितता को हम पाते हैं. हम कह सकते हैं कि ऋत क्या है, तो ऋता इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर and with coordinates and regulate the universal and everything within it. तो इस तरह से हम ऋत को समझते हैं कि ऋत के ही कारण समस्त जगत में व्यवस्था आती है और एक नियमितता आती है. जैसे हम इस तरह से समझें कि हम क्या देखते हैं. समस्त जगत में अगर हम देखें तो हम देखते हैं सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र सभी क्या है, सभी नियमित रूप से गतिवान हैं. और नदियाँ क्या है, आप देखिए नदियाँ अपनी धारा से बह रही हैं, पर्वत अपनी जगह में खड़ा है. तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो पूरे विश्व में एक नियमितता को पाते हैं, पूरे विश्व में एक व्यवस्था को पाते हैं और जितने भी मूवमेंट्स है, गति हैं, इन सब के पीछे ऋत को ही माना गया है. तो इस तरह से ऋत की व्याख्या की गई है. तो क्या समझा यहाँ पे हमने कि ऋत क्या है. तो हम कहेंगे कि ऋत क्या है, तो ऋत को ऋग्वेद में देवता के रूप में संज्ञा दी गई है और समस्त चराचर विश्व के आधार के रूप में ऋत को माना गया है. ऋत द्वारा ही सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ऋतुएं, दिन रात सभी नियमित रूप से गतिवान है. ऋत के कारण ही नदियाँ अपनी धारा से बहती हैं, ऋतुएं आती हैं और ऋतुएं समय से चली जाती हैं, पर्वत अपनी जगह पर खड़ा है. तो ये जो पूरे विश्व में हम व्यवस्था पाते हैं, एक अरेंजमेंट पाते हैं, इसके पीछे मुख्य रूप से ऋत का ही हाथ है. ठीक है. अब हम समझते हैं कि ऋत को उचित के रूप में भी कहा गया है. ठीक है. तो उचित किस रूप में उचित कहा गया है ऋत को. ऋत विश्व में जो एक हम नियमितता पाते हैं, तो नियमितता क्या है, जो उचित है. ठीक है. जो हम एक जो उचित है, जो व्यवस्था है, उसे ही हम ऋत कहते हैं. तो यहाँ दो रूपों में ऋत की व्याख्या की गई है. एक है प्रकृति समरूपता नियम और दूसरा है नैतिक नियम. तो अब प्रश्न उठता है, हम कह सकते हैं लॉ ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ मॉरलिटी की बात की जा रही है. एक प्रकृति के नियम की बात की जा रही है और दूसरा नैतिक नियम की बात की जा रही है. तो ऋत में इन दो व्याख्याओं को हम पाते हैं. तो प्रश्न उठता है कि प्रकृति का नियम क्या है. तो प्रकृति का जो नियम होता है वह नियम है जिसके विरुद्ध हमने आज तक कुछ नहीं देखा है. हम देखते हैं कि सूर्योदय होता है तो कहाँ से होता है. सूर्योदय हमेशा पूरब से ही होता है. सूर्यास्त होता है तो कहाँ से होता है, पश्चिम से ही होता है. नदियाँ अपनी धारा से ही बहती है, पर्वत अपनी जगह पर खड़ा है. जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित होती है. तो हमने आज तक इन सब के विरुद्ध कभी भी कुछ नहीं देखा है. तो इस तरह से इसको कहा जाता है कि ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है. तो इसे प्रकृति समरूपता नियम भी कहा जाता है. तो प्रकृति समरूपता नियम वह नियम होता है जिसके विरुद्ध हम कभी कुछ नहीं देखते हैं. अब बात आती है नैतिक नियम की, लॉ ऑफ मॉरलिटी की. तो नैतिक नियम क्या है. नैतिक नियम वह नियम होता है जिसकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है. ऋग्वेद में बताया गया है कि हमें सत्य, अहिंसा, औस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए.
साथ ही प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, इन सब गुणों का जीवन में निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। तो यहाँ नैतिकता की चर्चा ऋग्वेद में की गई है। तो इस तरह से हम पाते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम जन्म से ही हमारे अंदर प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति की भावना रहती है और इसी के आधार पर समस्त विश्व में हम इन गुणों को देखते आ रहे हैं। तो इस तरह से ऋग्वेद में ऋत को देवता की संज्ञा दी गई है, समस्त चराचर विश्व का आधार बताया गया है, इसे नैतिक व्यवस्थापक के भी रूप में कहा गया है, इसे प्रकृति के नियम के रूप में भी माना गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद में ऋत को गोप्ता की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऋत क्या है। ओके, थैंक यू, बाय।